में एक नया पुल बना हो और बनने के सिर्फ 20 मिनट बाद ही वो टूटने वाला हो, हजारों लोगों की जान खतरे में हो और एक 16 साल का लड़का भ्रष्ट सिस्टम की पोल बड़े बड़े मंत्रियों के सामने खोलने वाला हो, तो उसके साथ क्या होगा? आइए देखते हैं इस कहानी में, क्या वो ये कर पाएगा? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखना। शहर के सबसे बिजी चौराहे पर एक नया ब्रिज बनकर तैयार खड़ा था। नया फ्लाईओवर, आसपास के हर खंभे, हर दीवार पर नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। शहर का सबसे मजबूत पुल, और उनके ठीक नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, विकास का नया अध्याय, शहर का सबसे मजबूत और आधुनिक फ्लाईओवर। लोग दूर दूर से सिर्फ देखने आए थे कि आखिर ये नया फ्लाईओवर कैसा दिखता है। युवा रिपोर्टर्स अपने कैमरामैन पर चिल्ला रहे थे, जल्दी फ्रेम सेट करो, मंत्री जी आने वाले हैं। लेकिन इस चकाचौंध के ठीक नीचे पुल के अंधेरे हिस्से में 16 साल का करण अपनी रोजी रोटी ढूंढ रहा था। करण कोई इंजीनियर नहीं था, वो एक कचरा बीनने वाला लड़का था, लेकिन उसके पास एक ऐसी डिग्री थी जो किसी कॉलेज में नहीं मिलती, और वो थी ईमानदारी की परख। करण के पिता एक बहुत ही ईमानदार मिस्त्री थे। करण का बचपन स्कूल के बस्ते के साथ नहीं, बल्कि अपने पिता के साथ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बीता था। वह घंटों बैठकर देखता था कि कैसे उसके पिता ईंट पर ईंट रखते थे। उसके पिता उसे हमेशा मशीन में मसाला बनते हुए दिखाते और एक बात कहते थे जो करण के जहन में किसी मंत्र की तरह छप गई थी। वे कहते थे, देख बेटा, ये जो कंक्रीट है ना, ये सिर्फ मसाला नहीं है, ये मकान की जान है। जब सीमेंट, रेत और गिट्टी का मिलन सही अनुपात में होता है तो वो पत्थर बन जाता है। आंधी आए या तूफान, वो नहीं हिलता। लेकिन जब कोई ठेकेदार अपनी जेब भरने के लिए इसमें बेईमानी मिला देता है, जब वो सीमेंट कम और रेत ज्यादा कर देता है, तो वो दीवार नहीं खड़ी करता, वो लोगों की कब्र खड़ी करता है। और याद रखना बेटा, बेईमानी से बनी इमारतें कभी न कभी बोलती जरूर है। उनके गिरने की आहट बहुत पहले सुनाई दे जाती है। 2 साल पहले इसी भ्रष्ट सिस्टम की लापरवाही और सरकारी अस्पताल में इलाज की कमी ने करण के पिता को मार डाला था। लेकिन उनकी कही बातें करण के दिमाग में आज भी जिंदा थीं। वो कचरा जरूर उठाता था, लेकिन इमारतों को देखने का उसका नजरिया एक इंजीनियर जैसा ही था। उद्घाटन का समय अब बहुत करीब आ रहा था। सायरनों की आवाज तेज हो गई थी, जिसका मतलब था कि मंत्री जी का काफिला आने वाला है। बैंड बाजा और जोर से बजने लगा। ढोल वाले पसीने से तरबतर होकर अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। करण ने अपना आधा भरा हुआ बोरा उठाया और वहां से निकलने ही वाला था। उसे इस शोर शराबे से कोई मतलब नहीं था। लेकिन तभी उसकी नजर पिलर नंबर 4 पर टिकी। ये पुल का सबसे मुख्य पिलर था, नदी के किनारे की नर्म मिट्टी पर बना हुआ, जिस पर पुल का सबसे ज्यादा वजन आने वाला था। करण के कदम ठिठक गए। उसे पिलर के निचले हिस्से में प्लास्टर के टेक्सचर में कुछ अजीब लगा, कुछ ऐसा जो सही नहीं था। वो धीरे धीरे डरते हुए पिलर के पास गया। ऊपर से तो पेंट चमक रहा था, एकदम नया, लेकिन नीचे जहां जमीन और पिलर मिलते हैं, वहां कंक्रीट में बारीक बारीक दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई थीं। ये सामान्य दरारें नहीं थीं। उसने देखा कि दरारों से एक महीन पाउडर जैसा कुछ झर रहा है। करण ने अपनी उंगली से उस दरार को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने उंगली वहां लगाई, वहां का एक छोटा सा कंक्रीट का टुकड़ा टूटकर गिर गया। करण हैरान रह गया। कंक्रीट पत्थर जैसा सख्त होना चाहिए, बिस्किट की तरह भुरभुरा नहीं। उसने जमीन पर पड़ी एक नुकीली कील उठाई और उसे पिलर पर रगड़ा। लोहे की कील पिलर के अंदर ऐसे धंस गई जैसे वो पनीर में धंस रही हो। बाहर क्या निकला? सिर्फ रेत और धूल। सीमेंट का नामो निशान बहुत कम था। करण का माथा ठनका। उसने अपना कान पिलर से सटाया। ऊपर पुल पर अभी सजावट का सामान ले जा रही भारी ट्रकें और जनरेटर वाली गाड़ियां गुजर रही थीं। जैसे ही कोई भारी गाड़ी ऊपर से निकलती, पिलर के अंदर से एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज आती, कर कर। ये आवाज ऐसी थी जैसे किसी इंसान की हड्डी टूट रही हो। करण ने अपने दोनों हाथ पिलर पर रखे और आंखें बंद कर लीं। उसे साफ महसूस हुआ पिलर कांप रहा है। एक अजीब सी थरथराहट यानी वाइब्रेशन थी जो नीचे से ऊपर तक जा रही थी। ये कंपन सामान्य नहीं था, ये उस पुल की आखिरी सांसें थीं। उसे तुरंत अपने पिता की आवाज याद आई, बेटा, ईमानदारी से बना पिलर कभी नहीं कांपता, वो चट्टान की तरह खड़ा रहता है, और जो कांप जाए समझ लो उसकी नींव में दलाली का मसाला लगा है। करण का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे अपनी धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। उसने दिमाग में तेजी से हिसाब लगाया। ऊपर हजारों लोग जमा हो रहे हैं, स्कूल के बच्चे, औरतें, मीडिया वाले और नेताओं की गाड़ियां। अगर फीता कटा और गाड़ियों का वो भारी भरकम काफिला एक साथ एक ही वक्त पर इस पिलर नंबर 4 के ऊपर आया, तो ये पिलर उस बोझ को 1 सेकंड नहीं सह पाएगा। ये भरभरा कर गिर जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता।
करण बड़बड़ाया। करण ने अपना कीमती बोरा, जो उसकी दिन भर की कमाई थी, वहीं कीचड़ में फेंककर पागलों की तरह भीड़ की तरफ भागा। वो झाड़ियों को चीरता हुआ, नाले को फांदता हुआ ऊपर सड़क पर पहुंचा। वह सीधे पुलिस बैरिकेड के पास गया, जहां एक हवलदार मोटे पेट के साथ खड़ा होकर पान चबा रहा था। करण उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी सांस फूल रही थी। साहब, साहब, मुझे जाने दो। साहब प्लीज मेरी बात सुन लो। ये पुल टूट जाएगा साहब, सबको रोक लो, अभी वक्त है। हवलदार ने उसे ऊपर से नीचे तक हिकारत भरी नजर से देखा, नाक सिकोड़ी और डंडा फटकारा। अरे हट, सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गया? देख नहीं रहा मंत्री जी आ रहे हैं? चल भाग यहां से, वरना पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। करण ने हवलदार का हाथ पकड़ लिया। वो लगभग रो रहा था। साहब कसम से कह रहा हूं, भगवान की कसम साहब, मैंने नीचे देखा है, पिलर हिल रहा है। उसमें सीमेंट नहीं है साहब, सिर्फ रेत भरी है। जैसे ही गाड़ियां चढ़ेंगी सब मर जाएंगे। सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। हवलदार को गुस्सा आ गया। उसने करण को जोर से धक्का दिया। करण लड़खड़ाकर पीछे गिरा। तुझे ज्यादा पता है बे? वो जो बड़े बड़े इंजीनियर सूट पहनकर घूम रहे हैं, वो पागल हैं क्या? तू सिखाएगा उन्हें इंजीनियरिंग? चल निकल यहां से, वरना अभी गाड़ी में डाल दूंगा। करण जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक बेबस गुस्सा था। लेटे लेटे उसने देखा कि वही हवलदार अब एक काले शीशे वाली लग्जरी कार को रोककर खड़ा था। कार का शीशा नीचे हुआ। अंदर से किसी ने 500 का 10 नोट हवलदार के हाथ में थमाया और हवलदार ने मुस्कुराते हुए बैरिकेड हटा दिया। उस अमीर आदमी के लिए नियम टूट गए, लेकिन जान बचाने वाले बच्चे के लिए डंडे थे। दोस्तों, देखा आपने, क्या हमारे देश में ये आम बात नहीं हो गई है? आप कभी किसी सरकारी दफ्तर में अपना जायज काम कराने गए हो और आपसे कहा गया हो कि थोड़ा चाय पानी का खर्चा दो, वरना काम नहीं होगा? अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि बिल की बात नहीं सुनी गई, तो हमें अभी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स बताएंगे कि यह बीमारी कितनी गहरी है। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। करण ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि नीचे के लोग, ये सिपाही, ये गार्ड, ये नहीं सुनेंगे। इनकी आत्मा मर चुकी है। उसे ऊपर जाना होगा, सीधे उन लोगों के पास जिनके हाथ में माइक है। वह बैरिकेड के नीचे से रेंगकर भीड़ के पैरों के बीच से निकला और पागलों की तरह दौड़ता हुआ सीधे मुख्य मंच की सीढ़ियों की तरफ भागा। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर कीचड़ था। वो किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। वो रुका नहीं, दौड़ता हुआ सीधे चीफ इंजीनियर वर्मा और कलेक्टर के सामने जाकर खड़ा हो गया, जो मंच पर खड़े होकर हंस रहे थे। करण ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और चिल्लाया, रुक जाइए, ये पुल गिरने वाला है। उसकी आवाज में इतना दर्द और चीख थी कि पूरे मंच पर अचानक सन्नाटा छा गया। बैंड वाले रुक गए, माइक की आवाज गूंज कर रह गई। हजारों लोगों की नजरें उस गंदे से लड़के पर टिक गईं। मुख्य इंजीनियर वर्मा, जिसने महंगा सूट पहन रखा था और जो अभी अपनी तारीफें सुन रहा था, गुस्से से लाल हो गया। ये भिखारी यहां स्टेज पर कैसे आया? सिक्योरिटी, क्या कर रहे हो तुम लोग? इसे उठाकर बाहर फेंको। 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड्स करण की तरफ लपके। उन्होंने करण के हाथ मरोड़ दिए, लेकिन करण ने दर्द की परवाह किए बिना इंजीनियर वर्मा की आंखों में आंखें डालकर वो बात कही जो सबकी बोलती बंद कर दे। साहब, आप मुझे मरवा दो, मुझे जेल में डाल दो, पर सच नहीं बदलेगा। पिलर नंबर 4, आपने उसमें 40% सीमेंट कम डाला है ना? बताइए साहब, क्योंकि उसका पैसा आपकी और ठेकेदार की जेब में गया है। ये पुल लोहे और सीमेंट से नहीं, भ्रष्टाचार के पैसों से खड़ा है। इसमें ऊपर से नीचे तक सबका कमीशन सेट है, इसलिए आप मेरी बात नहीं सुन रहे। इंजीनियर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। करण ने भरे मंच पर वो बात बोल दी थी जो सब जानते थे, पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बकवास बंद कर, इंजीनियर चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुझे पता है हम कौन है? ये सरकारी प्रोजेक्ट है, IIT से टेस्टिंग हुई है इसकी। तू अनपढ़ गवार हमें सिखाएगा? टेस्टिंग कागज पर हुई होगी साहब, नियत की टेस्टिंग नहीं हुई है। चीखा करण। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। मैंने उसे कांपते हुए महसूस किया है। मैंने अपने कानों से उसे रोते हुए सुना है। भगवान के लिए अभी लोगों को रोक लो, गाड़ियों को ऊपर मत आने दो। वहां खड़े कुछ लोग और मीडिया वाले ये तमाशा देख रहे थे। किसी ने कैमरा करण की तरफ घुमाया, लेकिन सिस्टम का अहंकार और लालच बहुत बड़ा होता है। एक बड़े नेता के चमचे ने आगे बढ़कर कहा, अरे ये सब विपक्ष की चाल है। हमारा प्रोग्राम खराब करने के लिए इस बच्चे को पैसे देकर भेजा है। ये नौटंकी कर रहा है, हटाओ इसे यहाँ से। मत करो साहब, पाप लगेगा, मासूम बच्चे मारे जाएंगे। बस एक बार चेक कर लो, भगवान के लिए रुक जाओ। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। करण को किसी कचरे की बोरी की तरह घसीटकर बैरिकेड के बाहर धूल में फेंक दिया गया। तभी माहौल में एक अजीब सी हलचल हुई। दूर से पुलिस के सायरन और हूटरों की तेज आवाजें गूंजने लगी।
काले रंग की 10 चमचमाती हुई बड़ी बड़ी एसयूवीज और फॉर्च्यूनर गाड़ियों का काफिला धूल उड़ाता हुआ ब्रिज के पास आके रुका। सबसे बीच वाली मर्सिडीज का दरवाजा खुला। पहले बाहर निकले ब्लैक कैट कमांडोज, जिन्होंने तुरंत चारों तरफ घेरा बना लिया। और फिर बाहर निकले माननीय मंत्री जी। मंत्री जी मंच पर आ चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सोने की कैंची उठाई। सामने लाल फीता बंधा था। बैंड जोर से बजने लगा। कैमरा फ्लैश चमकने लगे। करण धूल में पड़ा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, अपनी जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन वो हार गया था। सिस्टम जीत गया था। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लाते हैं, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आप हमारी हिम्मत बन सकें। कर दिया? चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। मंत्री जी ने कैंची चलाई, फीता कटा और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, और जैसे ही मंत्री जी की भारी बुलेट प्रूफ एसयूवी पिलर नंबर 4 के ठीक ऊपर पहुंची, अचानक कड़ 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 थाए। आवाज ऐसी थी जैसे आसमान फट गया हो या कोई बम गिरा हो। बैंड की आवाज दब गई। तालियों की गड़गड़ाहट एक पल में चीखों में बदल गई। ठीक पिलर नंबर 4 के ऊपर, जहां मंत्री जी की गाड़ी थी और पीछे दर्जनों गाड़ियां थीं, वहां का पूरा स्लैब बीच से टूट गया। धड़ाम। पुल का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 50 फीट का टुकड़ा भयानक आवाज के साथ नीचे जमीन में धंस गया। लोहे के मोटे मोटे सरिये ऐसे मुड़ गए जैसे मोमबत्ती पिघल गई हो। धूल का एक विशाल भूरा गुबार उठा जिसने पूरे चौराहे को ढक लिया। ऐसा लगा जैसे दिन में ही रात हो गई हो। कुछ सेकंड के लिए वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, और फिर मची भगदड़। भागो, पुल गिर गया, भागो, बचाओ। जो लोग अभी ताली बजा रहे थे भागने लगे। मंत्री जी की गाड़ी किस्मत से लटक गई थी, लेकिन पीछे की 2 गाड़ियां नीचे गिर चुकी थीं। इंजीनियर जो अभी करण पर चिल्ला रहा था, अब अपनी जान बचाने के लिए मंच के नीचे टेबल में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा फक पड़ चुका था। गनीमत ये रही कि करण के हंगामे और ड्रामे की वजह से फीता कटने में 5 मिनट की देरी हो गई थी। अगर वो 5 मिनट की देरी ना होती तो पूरा ट्रैफिक उस पुल के ऊपर होता। अगर वो लड़का ना बोलता तो आज वहां सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। जब धूल बैठी और लोगों को यकीन हुआ कि वे जिंदा हैं, तो सबकी नजरें उसी लड़के को ढूंढने लगी जिसे अभी धक्के मारकर निकाला गया था। पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर, जो खुद बाल बाल बचे थे, दौड़े दौड़े करण के पास आए। करण अभी भी वहीं बैरिकेड के पास जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसका चेहरा आंसुओं और धूल से सना था। कलेक्टर ने करण के गंदे हाथों को अपने हाथों में लिया। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी, उनका सिर झुका हुआ था। बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। हमारा अहंकार और हमारा लालच हम पर भारी पड़ गया। तुम सही थे, हम सब गलत थे। मीडिया वाले, जो पहले नेताओं की बाइट लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, अब करण के चारों तरफ माइक लगाकर खड़े थे। कैमरे अब नेताओं पर नहीं, उस फटे हाल लड़के पर थे। एक रिपोर्टर ने कांपती हुई आवाज में पूछा, बेटा, तुम्हें डर नहीं लगा इतने बड़े लोगों के सामने बोलने में? तुम्हें पता था ये लोग तुम्हें मार भी सकते थे? करण ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी आग और सुकून था। उसने कैमरे के लेंस में सीधे देखते हुए कहा, साहब, डर तो मुझे पुल के हिलने से लग रहा था। डर तो मुझे उन बेगुनाह लोगों के लिए लग रहा था। इन नेताओं से क्या डरना? ये तो बस फीता काटने आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। जब पुल गिरता है तो उसके नीचे दबकर मरते तो हम गरीब ही हैं ना साहब। मेरा बाप भी ऐसे ही मरा था। मैं नहीं चाहता था कि किसी और का बाप मरे। पास खड़े नेताजी, जिनकी जान अभी अभी बची थी, उन्होंने माहौल संभालने के लिए माइक झपटा और ऐलान कर दिया, ये बच्चा हमारे शहर का हीरो है, भगवान का रूप है। हम इसे सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम देंगे और इसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे। करण धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़े झाड़े, अपने कंधे पर वही पुराना प्लास्टिक का बोरा टांगा और जो जवाब दिया उसने वहां मौजूद हर भ्रष्ट इंसान के गाल पर तमाचा जड़ दिया। नेताजी, अपने पैसे अपने पास रखिए, मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए। मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं कमा लूंगा। बस एक वादा दीजिए, अगली बार जब कोई पुल बने, कोई स्कूल बने या सड़क बने, तो उसमें से अपना कमीशन मत खाइएगा, क्योंकि आपका तो सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ता है, पर उस घटिया सीमेंट और रेत की वजह से किसी का पूरा परिवार उजड़ जाता है। ईंटों में ईमान मिलाइए, रेत नहीं। करण की ये बात सुनकर वहां मौजूद पब्लिक ने, पुलिस वालों ने और यहाँ तक कि कुछ मीडिया वालों ने भी तालियां बजानी शुरू कर दी। ये तालियां किसी के कहने पर नहीं, दिल से बजी थी। उसी वक्त पब्लिक के दबाव में इंजीनियर और ठेकेदार को पुलिस ने हथकड़ी लगा दी। जांच शुरू हुई और पता चला कि पुल बनाने में करोड़ों का घपला हुआ था, जिसमें ऊपर से नीचे तक सबका हिस्सा था।
वो पिलर अंदर से खोखला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे करण ने कहा था। अगले दिन देश के हर अखबार के पहले पन्ने पर करण की फोटो छपी। हेडलाइन थी, कचरे के ढेर में मिला असली सोना। 16 साल के करण ने सिस्टम को आईना दिखाया। करण ने उस दिन साबित कर दिया कि इंसान कपड़ों से, पैसों से या पद से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपने कर्मों से, अपनी हिम्मत से और अपनी नीयत से। उसने उस दिन सिर्फ जान नहीं बचाई, उसने सोए हुए शहर को जगा दिया। उसने बता दिया कि अगर नीयत साफ हो तो एक अकेला इंसान भी पूरे सिस्टम को हिला सकता है। तो दोस्तों, ये थी करण की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां आप तक लाते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।